1998 से दिसंबर 4 तक के शिक्षक भाई बहन को मिलेगी ओपीएस, तो फिर 2005 के बाद वालों को मिलेगी प्रथम नियुक्ति की दिनांक से वरिष्ठता, श्री क्षत्रवीर सिंह जी राठौर कर रहे हैं दिलाने का प्रयास, सुदामा प्रसाद शर्मा। साथियों, आज मैं आपके हित में और शासन की आंखें खोलने के लिए ये जानकारी दे रहा हूँ कि हमारा संवर्ग 3-4 वर्गों में बंटा हुआ है, जैसे लोक सेवक। अब आप पूछेंगे लोक सेवक के दायरे में कौन आते हैं, तो फिर उसका जवाब है 1998 में नियुक्त शिक्षा कर्मियों की नियुक्तियां तत्कालीन दिग्विजय सिंह जी की सरकार ने 800, 1000, 1200 मासिक वेतनमान पर वर्ष 1998 में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के विरुद्ध संविधान के अनुच्छेद 309 की सेवा शर्तों अनुसार न करते हुए सिर्फ और सिर्फ ये सोचकर नए नियम बनाकर की गई थी कि 1995 से 1997-98 तक जो शिक्षा कर्मियों शासकीय शालाओं में कार्यरत रहे हैं, उनमें से लगभग 90% ज्यों के त्यों वापस रखा जाए और इसके लिए उनको 15, 20 और 25 नंबर सीनियरिटी के दिए गए थे। शिक्षा कर्मियों की नियुक्तियां तत्कालीन शिक्षा विभाग के सहायक शिक्षकों के पद के विरुद्ध शिक्षा कर्मियों वर्ग 3, शिक्षक पद के विरुद्ध शिक्षा कर्मियों वर्ग 2 और व्याख्याता पद के विरुद्ध शिक्षा कर्मियों वर्ग 3 के नाम से नए पदों का सृजन कर और संचालक लोक शिक्षण के अधिकार इनकी नियुक्ति करने के लिए जनपद पंचायत के सीईओ तथा जिला पंचायत के सीईओ कुल मिलाकर नगरीय निकाय स्थानीय प्रशासन को दिए गए थे। ब्लॉक शिक्षा अधिकारी की नोट सीट पर जनपद सीईओ निर्णय लेते थे, तो वहीं जिला शिक्षा अधिकारी महोदय की नोट सीट पर जिला सीईओ कार्यवाही करते थे। कुल मिलाकर यह कहना चाहता हूं कि वर्ष 1998 में हुई शिक्षा कर्मियों की उक्त पदों पर जनपद पंचायत और जिला पंचायत तथा नगरीय निकाय स्थानीय प्रशासन हमारे संवर्ग की सिर्फ और सिर्फ एक तरह से नियुक्तिकर्ता एजेंसी रही थी। उनका काम था शिक्षा विभाग के उक्त अधिकारी गणों द्वारा उनके अधीनस्थ क्षेत्रों में रिक्त शिक्षा विभाग के विद्यालयों में रिक्त शिक्षकों के पदों पर उक्त शिक्षा विभाग के अधिकारियों द्वारा उनकी दी गई नोट सीट अनुसार नियुक्तियां करके चयनितों की सूचियां उनको सौंपना और फिर ब्लॉक शिक्षा अधिकारी महोदय तथा जिला शिक्षा अधिकारी महोदय के बताए अनुसार रिक्त पदों पर और रिक्त शालाओं में चयनितों के नाम से नियुक्ति आदेश जारी करवाते हुए ज्वाइनिंग कराना, ये सभी काम शुरू से लेकर आज तक शिक्षा विभाग ही कराता रहा है। और शुरू से लेकर आज तक आपकी और हमारी सेवा पुस्तिका का संधारण भी शिक्षा विभाग के उक्त अधिकारी गण ही करते आ रहे हैं। किसी भी तरह के नोटिस या फिर निलंबन और फिर बहाली, ये सब शिक्षा विभाग के इन अधिकारियों की ही नोट सीट पर होती रही है। हाँ, तो मैं बता रहा था कि शिक्षा कर्मियों वर्ग 3 की 800 रुपये, शिक्षा कर्मियों वर्ग 2 की 1000 रुपये और शिक्षा कर्मियों वर्ग 1 की 1200 रुपये के मासिक वेतनमान पर 98 में 3 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर नियुक्तियां हुई थी। उस समय शिक्षा कर्मियों वर्ग 3 की 20 रुपये वार्षिक वेतन वृद्धि लगाई जाती थी, शिक्षा कर्मियों वर्ग 2 की 30 रुपये वार्षिक वेतन वृद्धि लगाई जाती थी और शिक्षा कर्मियों वर्ग 1 की 40 रुपये वार्षिक वेतन वृद्धि लगाई जाती थी। एवं मध्य प्रदेश के अन्य शासकीय कर्मचारियों की तरह 182% महंगाई भत्ता दिया जाता था और फिर 3 वर्ष की परिवीक्षा अवधि संतोषजनक ढंग से पूर्ण करने उपरांत वर्ष 2001 में नियमित वेतनमान पर नियमित कर दिया गया था। मैं यहाँ सरकार को ये चैलेंज करना चाहता हूँ कि सरकार मेरे इस सवाल का जवाब दे कि क्या कोई भी कर्मचारी सेवा में आने के बाद सिर्फ और सिर्फ एक ही बार नियमित होता है या फिर बार बार। अब आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2001 में संविदा शिक्षक भाई बहन की नियुक्तियां हुई। 3 वर्ष उपरांत दिसंबर 04 तक उन्हें नियमित कर दिया गया था। इसके बाद मध्य प्रदेश में 1 जनवरी 2005 के बाद लागू हुई एनपीएस पेंशन योजना। तो फिर मैं यही सवाल पूछता हूँ सरकार से कि 1998 से दिसंबर 4 तक के जिन शिक्षक भाई बहन की नियुक्ति होकर जिनका नियमितीकरण नियमित वेतनमान पर मध्य प्रदेश में पुरानी परिवार पेंशन योजना बंद होने से पूर्व हो चुका था, उनके नियमितीकरण की दिनांक से जीपीएफ खाते खोलकर उनके वेतन से 10% राशि काटकर जीपीएफ खाते में जमा क्यों नहीं की गई थी, बल्कि उक्त संवर्ग के 98 से दिसंबर 4 तक के शिक्षक भाई बहन को 01/04/2011 में एनपीएस पेंशन योजना में शामिल कैसे और क्यों किया गया था, जबकि आपके ही मध्य प्रदेश शासन के मंत्रालय वित्त विभाग के अपर सचिव महोदय के हस्ताक्षर से जारी आदेश दिनांक 13/4/2005 में साफ साफ शब्दों में लिखा है कि एनपीएस पेंशन योजना में सिर्फ और सिर्फ उन्हीं कर्मचारियों को शामिल किया जाए जिनकी नियुक्तियां 1 जनवरी 2005 के बाद हुई है। मेरा कहने का मतलब यह है कि
सिर्फ और सिर्फ उन शिक्षक भाई बहन को एनपीएस पेंशन योजना में शामिल किया जाना चाहिए था जिनकी नियुक्ति मध्य प्रदेश में पुरानी परिवार पेंशन योजना बंद होने के बाद हुई थी। साथियों, और देखें आगे फिर उक्त संवर्ग के शिक्षक भाई बहन को जब डीपी दुबे आयोग की सिफारिशों पर अध्यापक संवर्ग बना, तब 98 से दिसंबर 4 तक के शिक्षक भाई बहन को अप्रैल 2007 तक उनकी नौकरी की गणना निरंतरता में करते हुए 09 वर्ष की सेवा की गणना निरंतरता में करते हुए सहायक अध्यापक को 3,000 रुपये 100 रुपये वार्षिक वेतन वृद्धि 4,000 रुपये के वेतनमान पर और अध्यापक संवर्ग को 4,000 रुपये वेतनमान पर 125 रुपये वार्षिक वेतन वृद्धि के साथ 5,500 रुपये के वेतनमान पर तथा वरिष्ठ अध्यापक संवर्ग को 5,500 रुपये के साथ 175 रुपये वार्षिक वेतन वृद्धि लगाई जाकर 7,500 के वेतनमान पर उक्त पदों पर उनकी पूर्व से ही कार्यरत शालाओं में ही पद स्थापना की गई थी। उक्त पदों पर शिक्षा विभाग के तत्कालीन स्कूल शिक्षा विभाग के अपर सचिव महोदय के हस्ताक्षर से जारी आदेश दिनांक 30/06/2007 के माध्यम से नवीन नियुक्तियां नहीं की गई थी, बल्कि 09 वर्ष की सेवा अवधि की गणना निरंतरता में करते हुए अध्यापक संवर्ग के पदों पर संविलियन किया गया था। यहाँ तक का इस तरह सफर पूरा करने वाले शिक्षक भाई बहन लोक सेवकों के दायरे में आते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2010 में 98 वाले शिक्षा कर्मियों की सेवा अवधि की गणना निरंतरता में करते हुए पहली क्रमोन्नति लगाई गई थी। इसी तरह 2001 के संविदा शाला शिक्षक भाई बहन को 2013 में 12 वर्ष की सेवा अवधि निरंतरता में पूर्ण करने उपरांत पहली क्रमोन्नति लगाई गई थी और फिर उक्त संवर्ग के साथ चीटिंग यहाँ से शुरू हुई। सरकार ने 6वां वेतनमान का लाभ अन्य शासकीय कर्मचारियों को 2010 से दिया था, जबकि उक्त संवर्ग 98 से दिसंबर 4 तक का भी नियमित हो चुका था। उक्त संवर्ग को 1 जनवरी 2016 से 6वां वेतनमान का लाभ दिया गया। इस तरह हमारे साथ 10 वर्ष में मिलने वाली आर्थिक लाभ वाली राशि का लाभ हमें न देकर हमारे पेट पर लात मारने का काम तत्कालीन सरकार ने किया था। यहाँ ये साफ कर देता हूँ कि 1 जनवरी 2005 के बाद आज तक और अभी तक जिन जिन शिक्षक भाई बहन की नियुक्तियां हुई है वह सभी नवीन शिक्षक संवर्ग कैडर में गिनाते हैं। इनमें 2008, 2009, 2010, 2011 तक के गुरुजी भाई बहन और 2014 के वह गुरुजी भाई बहन जिनकी नियुक्ति संविदा शिक्षक वर्ग 3 के पद पर 2014 से मानी गई है। कुल मिलाकर यह कहना चाहता हूँ कि हमारे गुरुजी भाई बहन ने जिसने जिस साल गुरुजी पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण की है और उक्त वर्ष से संविदा शिक्षक वर्ग 3 बने हैं, उक्त दिनांक से उनकी नौकरी की गणना करते हुए जिनकी 12 वर्ष पूर्ण करने उपरांत पहली क्रमोन्नति लगाई जा चुकी है, वहीं उनकी प्रथम नियुक्ति की दिनांक मानी जाकर वहीं से उनकी वरिष्ठता की गणना की जा रही है और की जाती रहेगी। ये संवर्ग आता है नवीन शिक्षक संवर्ग में। साथियों आगे देखें। फिर 21 जनवरी 2018 को तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह जी चौहान ने सीएम हाउस में हजारों अध्यापकों भाई बहन की मौजूदगी में 2,37,000 तत्कालीन स्थानीय निकायों में कार्यरत अध्यापकों का स्कूल शिक्षा विभाग में संविलियन करने संबंधी घोषणा करते हुए कहा था कि अलग अलग खानों में बांट दिया गया है। कोई को शिक्षा कर्मियों और किसी को संविदा तो फिर किसी को गुरुजी कहकर अपमानित किया जाता है। अब आगे से ऐसा नहीं होगा। आज का ये दिन आप सभी के लिए ऐतिहासिक दिन है। आज सभी संवर्ग में समाप्त करने की घोषणा करता हूँ। आज से सब शिक्षक होंगे, सब शिक्षक होंगे। एक केंद्र होगा, एक विभाग होगा, सिर्फ शिक्षा विभाग होगा, सिर्फ शिक्षा विभाग होगा। इसमें सब चीज समाई हुई है। इसमें महिला शिक्षिकाओं को प्रसूति अवकाश और गुरुजियों की वरिष्ठता तथा स्थानांतरण आदि कुल मिलाकर आज से लगभग 2,87,000 अध्यापकों का मैं शिवराज सिंह चौहान शिक्षा विभाग में संविलियन करने की घोषणा करता हूँ। आज से आप सभी को वह सब कुछ मिलेगा जो कुछ भी लाभ शिक्षा विभाग में कार्यरत पुराने कैडर के शिक्षक भाई बहन को मिलता है। और भाइयों, फिर हुई अंदर की राजनीति शुरू। अध्यापकों को 1/7/2018 से 7वां वेतनमान का लाभ दिया गया है, जबकि अन्य शासकीय कर्मचारियों को 1 जनवरी 2016 से 7वां वेतनमान का लाभ दिया गया था। और फिर तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह जी चौहान की कैबिनेट मीटिंग बैठक में लिखाई गई नोट सीट पर
1000 अध्यापकों का और 50,000 अध्यापक जनजातीय कार्य विभाग के इनका शिक्षा विभाग में संविलियन करने संबंधी निर्णय लिखा हुआ है। लेकिन फिर शुरू हुई आपके और हमारे साथ राजनीति। ये खेला किया हमारे अपने संवर्ग के तथाकथित संघ और संगठनों के अध्यक्ष जी ने। हुआ ये कि यदि प्रथम नियुक्ति की दिनांक से शासकीय कर्मचारी मानकर शिक्षा विभाग में संविलियन शब्द लिख दिया जाता है, तो फिर उक्त संवर्ग के एक शिक्षक भाई बहन को कम से कम 50 लाख रुपए का एरियर्स की राशि का भुगतान उनकी प्रथम नियुक्ति की दिनांक से उनकी नौकरी की गणना करते हुए देना पड़ेगा। तो फिर सरकार को ऐसा नहीं करना पड़े, उससे बचने के लिए 1/7/2018 से राज्य शिक्षा सेवा संवर्ग के नाम से शिक्षा विभाग में ही एक अलग से प्रकोष्ठ बनाकर अध्यापकों की प्राथमिक शिक्षक और माध्यमिक शिक्षक तथा उच्च माध्यमिक शिक्षक पदों पर काल्पनिक नवीन नियुक्तियां शब्द लिखकर कर दी गई है, जबकि 1/7/2018 में हमारे ही संवर्ग में शामिल किए गए 16 प्राथमिक शिक्षक और माध्यमिक शिक्षकों को वर्ष 2019 में तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री कमलनाथ जी की सरकार ने तत्कालीन आयुक्त महोदय लोक शिक्षण संचालनालय के हस्ताक्षर से जारी आदेश दिनांक 30/11/2019 के माध्यम से परीक्षाओं में खराब परिणाम देने के कारण शिक्षकों की सेवाओं को समाप्त कर दिया गया था। तब 20 वर्ष की सेवा अवधि और 50 वर्ष की आयु पूरी करने के आधार पर जब उनके शिक्षकों के पेट पर लात मारकर उन्हें नौकरी से हटाने संबंधी आदेश जारी किया गया था, तब उनकी नौकरी की गणना 1998 से 2019 तक 20 वर्ष की सेवा अवधि निरंतरता में पूर्ण करना मानकर तत्कालीन आयुक्त जयश्री कियावत मैडम के हस्ताक्षर से जारी आदेश अनुसार हमारे संवर्ग के 16 शिक्षकों को हमेशा के लिए घरों में बैठा दिया गया था। तो फिर अब मेरा सवाल यह है कि जब नौकरी से हटाने के समय हमारे संवर्ग में शामिल 1 जुलाई 2018 के बाद बने प्राथमिक शिक्षक और माध्यमिक शिक्षक की नौकरी की गणना 98 सेकंड 2019 तक निरंतरता में करते हुए उन्हें उनके पदों से हटा दिया गया था, तब फिर आज हम कार्यरत शिक्षक भाई बहन की फिर से 1/7/2018 नवीन नियुक्तियां शब्द लिखाकर वित्त विभाग के AFMIS पोर्टल पर आपकी और हमारी गलत प्रथम नियुक्ति की दिनांक 1/7/2018 कैसे दर्ज हो गई है, जबकि आयुक्त महोदय लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल मध्य प्रदेश ने मार्च 2021 में समस्त जिला शिक्षा अधिकारी महोदय को एवं समस्त DDO महोदय को आदेश दिया था कि जिसकी सर्विस बुक रिकॉर्ड में जिसकी सही और वास्तविक मूल प्रथम नियुक्ति की दिनांक दर्ज है, वही उसकी वास्तविक और मूल प्रथम नियुक्ति की दिनांक वित्त विभाग के AFMIS पोर्टल पर दर्ज किया जाए तथा इस पूरी प्रक्रिया की रिपोर्ट एक्सेल सीट बनाकर भेजी जाए और रिकॉर्ड में सुरक्षित रखा जाए। तो फिर 1/7/2018 से पूर्व से ही कार्यरत अध्यापकों की नए पदों प्राथमिक शिक्षक और माध्यमिक शिक्षक तथा उच्च माध्यमिक शिक्षक पदों पर नवीन नियुक्तियां बगैर उनके आवेदन दिए कैसे हो गई हैं। सरकार बताए कि उक्त प्राथमिक शिक्षक और माध्यमिक शिक्षक तथा उच्च माध्यमिक शिक्षक के रिक्त पदों पर नवीन भर्ती की खबरें कब और कौन से समाचार पत्रों में प्रकाशित हुई थी। हमारे संवर्ग अध्यापकों ने इन नवीन पदों पर उनकी खुद की पुनः नवीन नियुक्तियां कराने कब और कहां आवेदन जमा किया था, फिर कब चयन हुआ था और कब मेरिट लिस्ट जारी हुई थी, और फिर दोबारा से अध्यापकों ने कब और कौन से विद्यालयों में पुनः ज्वाइनिंग दी है, रिकॉर्ड सार्वजनिक करे सरकार। साथियों, इसके बाद फिर 5/10/2023 को हमारे संवर्ग के शिक्षक भाई बहन को 12 वर्ष बालों की पहली क्रिमोन्नति लगाई जाने संबंधी आदेश जारी किया गया था और 24 वर्ष बालों को दूसरी क्रिमोन्नति लगाई जाने संबंधी आदेश जारी किया गया था प्राथमिक शिक्षक और माध्यमिक शिक्षक भाई बहन के लिए, तथा 6/10/2023 को एक आदेश आयुक्त महोदय लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल मध्य प्रदेश से उच्च माध्यमिक शिक्षक भाई बहन को 10 वर्ष बालों को पहला समयमान वेतनमान का लाभ मिलने संबंधी आदेश जारी किया गया था। वही 20 वर्ष की सेवा अवधि निरंतरता में पूर्ण करने उपरांत बालों को दूसरा समयमान वेतनमान का लाभ मिलने संबंधी आदेश जारी किया गया था। उक्त आदेशों का लाभ हम सभी को मिला है और मिल भी रहा है। जहां अभी तक नहीं मिला है
वहाँ भी मिल ही जाएगा। अब सरकार से सवाल तो यही है कि जब हमारे संवर्ग के शिक्षक भाई बहन को पहली और दूसरी क्रमोन्नति का लाभ उनकी 12 वर्ष और 24 वर्ष की सेवा अवधि निरंतरता में पूर्ण करना मानकर लाभ दिया गया है, और उच्च माध्यमिक शिक्षक भाई बहन को 10 वर्ष की सेवा अवधि निरंतरता में पूर्ण करने उपरांत पहला समयमान वेतनमान मिलने का लाभ दिया गया है, और 20 वर्ष बालों को उनकी प्रथम नियुक्ति की दिनांक से उनकी नौकरी की गणना निरंतरता में करते हुए दूसरा समयमान वेतनमान का लाभ दिया गया है। तो फिर 1/7/2019 में उक्त संवर्ग के शिक्षक भाई बहन की उनकी सेवा पुस्तिका बदलाए बगैर और एक भी दिन की सर्विस ब्रेक हुए बिना फिर से नवीन नियुक्तियां कैंसिल हो गई हैं। साथियों, कुल मिलाकर यह कहना चाहता हूं कि 1/7/2018 में राज्य शिक्षा सेवा संवर्ग नाम से शिक्षा विभाग में जो एक अलग से प्रकोष्ठ बनाकर आपकी और हमारी प्राथमिक शिक्षक और माध्यमिक शिक्षक तथा उच्च माध्यमिक शिक्षक पदों पर जो नवीन नियुक्तियां दिखाई जा रही है और जो नवीन नियुक्तियां शब्द लिख रखा है, वह सिर्फ और सिर्फ काल्पनिक नवीन नियुक्तियां हैं। हमारी और आपकी उक्त पदों पर फिर से कोई नवीन नियुक्तियां नहीं हुई है। हमने और आपने पुनः दोबारा कोई अन्य शालाओं में फिर से ज्वाइनिंग दी है। हमारी और आपकी वर्तमान उक्त पदों पर पदस्थानांपनायन हुई हैं। और एक बात का सरकार जवाब दे कि हमारे संवर्ग का कोई शिक्षक जो 1998 सेकंड कार्यरत रहा है और मान लो 1/7/2018 को उसकी आयु यदि 58 वर्ष की थी और फिर वह 2022 में 98 से 2022 तक 25 साल की नौकरी पूरी करने के उपरांत तथा 62 वर्ष की आयु पूरी करने उपरांत सेवानिवृत्ति हो चुके हैं, तो फिर क्या सरकार ने 1/7/2018 को उनकी 58 साल की आयु में उनके द्वारा पुनः नवीन भर्ती के लिए आवेदन दिए बगैर ही और पुनः ज्वाइनिंग किए फिर से नवीन नियुक्तियां कैंसिल कर सकती है? इसलिए साथियों, आप बिल्कुल भी चिंता नहीं करें। 98 से 04 तक के शिक्षक भाई बहन जो लोकसेवक की श्रेणी में आते हैं और जिनकी नियुक्ति होकर जिनका नियमितीकरण नियमित वेतनमान पर मध्य प्रदेश में पुरानी परिवार पेंशन योजना बंद होने से पूर्व हो चुका था, उन सभी शिक्षक भाई बहन को ओपीएस पेंशन योजना में वापस लौटने के लिए विकल्प पत्र भरवाकर मौका मिलेगा। और जिनकी नियुक्तियां 1 जनवरी 2005 के बाद हुई हैं, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 आदि वर्ष में वह सभी नवीन शिक्षक संवर्ग में गिनाते हैं, जिसमें गुरुजी संवर्ग भी शामिल हैं, क्योंकि गुरुजियों को उनकी जिसने जिस साल गुरुजी पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण की है, जैसे 2008, 2009, 2010, 2011 आदि, और जो गुरुजी 4 बार की पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर पाए थे, तब उनको तत्कालीन मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष जी श्री गिरीश गौतम जी की लिखी नोट सीट पर तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह जी चौहान ने 2014 से संविदा शिक्षक वर्ग 3 बनाए थे। तब से उनकी वरिष्ठता की गणना की जाएगी और की भी जा रही है। हाल ही में गुरुजियों से संविदा शिक्षक वर्ग 3 बने प्राथमिक शिक्षक बनने को उनकी गुरुजी पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करने की दिनांक वर्ष 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 से उनकी प्रथम नियुक्ति की दिनांक मानकर उनकी 12 वर्ष की सेवा अवधि निरंतरता में गणना करते हुए पहली क्रमोन्नति लगाई गई है। यही सच्चाई है, जो कड़वी सच्चाई है, आसानी निगलना मुश्किल है, पर सचिव तो सच है। आप सभी का शुभ चिंतक सुदामा प्रसाद शर्मा, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा मध्य प्रदेश एवं प्रदेश प्रवक्ता, शिक्षक वरिष्ठता बहाली मंच मध्य प्रदेश।